मेरा नाम रेणुका है। हमारे घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल छाया हुआ था। हम 5 बहनें थीं और मेरी मुझसे छोटी चारों ही बहनों की शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी शादी थी। मेरी बहनों की सबसे बड़ी बहन की शादी। मैं अपने मम्मी पापा की भी सबसे ज्यादा लाडली बेटी थी। हम मिडिल क्लास लोग थे। मैं उनकी पहली बेटी थी, इसलिए वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया करते थे। हमारा कोई भाई नहीं था। मैं बहुत सिंपल और संस्कारी लड़की थी। मेरी चारों ही बहनें बहुत शरारती थी। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मैं एमबीबीएस करना चाहती थी और अपना एक अलग क्लिनिक खोलना चाहती थी। मगर मेरे पापा ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी एक न सुनी और मेरी मर्जी के बिना मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मेरे पापा का कहना था कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक तुम्हारी छोटी बहनों की भी शादी नहीं होगी। शादी की बात तो मेरे पापा मेरे इंटर के बाद ही कर चुके थे, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पापा को समझाया था और कहा था कि मैं एमबीबीएस करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे कहने पर मुझे वक्त दिया, मेरी पढ़ाई में पैसे खर्च किए, लेकिन अब पापा यही रट लगाए हुए थे कि उन्हें मेरी शादी करनी है। दरअसल मेरे पापा बीमार रहने लगे थे और सब लोग मेरे पापा से यही कहते थे कि आप बीमार रहते हो, बेहतर होगा कि आप अपने जीते जी ही अपनी बेटियों की शादी कर दो। मेरे पापा की सरकारी नौकरी थी और अब उनकी काफी उम्र हो चुकी थी। वो रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद उनको पहले से कम सैलरी मिलने लगी थी। इसलिए मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, मगर मेरे पापा ने मेरी एक न सुनी। जब माता पिता का साया बच्चों के सर से उठ जाता है तो बच्चों के लिए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे पापा को हमेशा हम 5 बेटियों की फिक्र रहती थी। वो यही सोचते थे कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहा तो मेरी बेटियों का क्या होगा। लगभग हम सभी बहनें जवान थी। मेरी सबसे छोटी वाली बहन 15 साल की थी। मेरी बाकी बहनें पढ़ाई कर रही थी। मेरी पढ़ाई पूरी हुए अभी 1 साल ही हुआ था। मेरे पापा की एक बेस्ट फ्रेंड थे, शुक्ला अंकल। वो हमारे घर बहुत आते थे। शुक्ला अंकल काफी अमीर थे। उनका एक बेटा भी था, आदि। मेरे पापा को शुक्ला अंकल का बेटा बहुत पसंद था। वो चाहते थे कि उनकी कोई भी बेटी शुक्ला अंकल के घर की बहू बन जाए, लेकिन पापा की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी बेटियों के रिश्ते के बारे में उनसे बात कर सके। उनको ऐसा लगता था कि उनके दोस्त रजत शुक्ला कभी भी हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की यहाँ की बेटी को अपने घर की बहू कभी भी नहीं बनाएंगे। इसलिए कभी पापा ने शुक्ला अंकल से उनके बेटे के बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन शुक्ला अंकल जब भी हमारे घर आते थे, हम 5 बहनों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आते थे और हमसे बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे। 1-2 बार उनका बेटा भी हमारे यहाँ आया था। उनका बेटा मेरी ही उम्र का था और शुक्ला अंकल का बिजनेस संभाल रहा था। काफी दिनों से मुझे मेरे पापा बहुत परेशान लग रहे थे। बस उनका हर बात में यही कहना होता था कि मैं अपनी बेटियों की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। मम्मी भी उनकी इस जल्दबाजी से बहुत परेशान थी। पापा मेरे लिए रिश्ता तलाश करने में जुट गए थे। मम्मी ने कहा भी था कि अगर आसपास में कोई हमारी बेटी के लिए अच्छा और लायक रिश्ता हो तो पहले हमें आसपास में ही देख लेना चाहिए। पापा कहने लगे कि जहाँ से भी मेरी बेटी का रिश्ता आएगा और वो लोग हमारी बराबरी के लोग होंगे, तभी मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। ना तो मैं अपने से ऊंचे लोगों में अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ और ना ही अपने से नीचे लोगों में। रेणुका की शादी के बाद मैं दीप्ति और संध्या का भी रिश्ता तय कर दूंगा और उसके बाद बची 2 बेटियों की भी शादी कर दूंगा। हम सभी बहनें हैरान थी कि आखिर पापा को न जाने क्या हो गया है। वो क्यों हमारी शादी में इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। पापा काफी दिनों से मेरी शादी के लिए कह रहे थे। मेरी बहनें बस यही कहती थी कि दीदी की शादी आने वाली है, दीदी की शादी में हम ये करेंगे वो करेंगे। मेरे पापा घर का खर्चा बड़े ही हिसाब से चलाया करते थे। हम में से किसी को भी वो फिजूल खर्ची करने नहीं देते थे। मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊं तो अपने पापा का सहारा बनूं, उनको उनका बेटा बनकर दिखाऊं, लेकिन पापा ऐसा नहीं चाहते थे। पापा को तो अपनी बीमारी की वजह से हमारी शादियों की फिक्र हो गई थी। एक तरह से उनका हमारे लिए फिक्र करना भी बहुत सही था, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में फैसले गलत हो जाते हैं। ये बात मेरे पापा भूल रहे थे। एक दिन हमारे घर शुक्ला अंकल आए, जो बड़े खुशी खुशी मेरे सर पर हाथ रखने लगे और कहने लगे कि बेटा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। काश तुम मेरी बेटी होती। मेरा तो बस एक ही बेटा है और वो भी ज्यादातर अपने काम में बिजी रहता है। इतने में ही मेरे पापा वहां पर आ गए और शुक्ला अंकल से कहने लगे कि रजत, मैं रेणुका के लिए रिश्ता देख रहा हूँ। इसके लिए हमारी बराबरी का ही कोई रिश्ता मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस बात पर न जाने क्यों शुक्ला अंकल बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने कहा
कि मेरी नज़र में तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा और होनहार लड़के का रिश्ता है। मेरे पापा ने कहा, तो फिर जल्द से जल्द मुझे बताओ कि वो लड़का कौन है और मुझे लड़के के परिवार से जल्द ही मिलवा दो। शुक्ल अंकल कहने लगे कि आज तो मैं बिजी हूँ। आज 1 घंटे के बाद की फ्लाइट से मुझे दुबई जाना है। वहाँ मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। वहाँ से आने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे। मैं इस बारे में तुमसे फुर्सत से बात करूंगा। जैसे ही मैं वहाँ से आ जाऊंगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं किस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम लोगों से मिलने चलूं। मैंने कहा, अंकल आप ऐसे नहीं जा सकते। मैंने जल्दी से अपनी छोटी बहन संध्या को आवाज लगाई और कहा कि जल्दी से चूल्हे पर चाय चढ़ाओ। मेरी मम्मी ने भी कहा कि अरे रजत भाई साहब, कहाँ जा रहे हो, नाश्ता पानी करके जाना। मगर शुक्ला अंकल कहने लगे कि नहीं भाभी, मुझे देर हो रही है, अब तो मैं 2-3 दिन बाद ही यहाँ आऊंगा। वो बहुत खुश लग रहे थे और उसके बाद वो हमारे घर से चले गए। मैं अपनी आंखों में हमेशा डॉक्टर बनने के सपने देखती थी। अब मुझे अपने सपनों को भूलकर अपने हाथों पर मेहंदी रचानी थी। मेरी सारी ही बहनें खुश हो रही थी कि दीदी बस जल्दी से आपके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए, फिर तो हमारे भी जीजू होंगे। मैं तो अपनी बहनों की इस छेड़खानी से बहुत तंग आ गई थी। अगले ही दिन हमारे घर एक रिश्ता आया। लड़की के पिता का नाम विकास शर्मा और लड़के का नाम श्लोक शर्मा और उसकी माँ का नाम दीप्ति शर्मा था। वो लोग हमारे पास के ही मोहल्ले में रहते थे। उनको किसी ने बताया था कि मेरे पापा अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। ये लोग मिडिल क्लास लोग थे। उनकी एक बेटी भी थी और उन्होंने मेरे घर आकर मेरे मम्मी पापा से कहा कि हम आपकी बेटी को देखने के लिए आए हैं। हमने सुना है कि आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो। पापा कहने लगे कि जी बहन जी। जब लड़के के पिता ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो मेरे पापा पहचान गए थे कि वो हमारे पड़ोस के मोहल्ले से आए हैं, क्योंकि मेरे पापा की जान पहचान इस शहर में काफी सारे लोगों से थी। मम्मी मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। मैं जल्दी से तैयार हो गई थी, हल्का फुल्का मेकअप कर लिया था और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। चाय की ट्रे लेकर मैं गेस्ट रूम तक पहुंची थी। मैं जब लड़के के माता पिता के सामने जाकर बैठी तो लड़के की माँ ने तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए थे। वो कहने लगी कि आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, हमें आपकी बेटी पहली नजर में ही पसंद आ गई। अब एक बार आप लोग हमारे घर आकर हमारे बेटे से भी मिल लें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि जी जी क्यों नहीं, हम अगले हफ्ते आप लोगों के घर आएंगे। लड़के के पिता ने कहा, अरे आपको अगले हफ्ते आने की क्या जरूरत है, बल्कि आप तो कल ही हमारे घर आ जाइए, क्योंकि कल संडे है और हमारे बेटे के ऑफिस की छुट्टी होगी। दरअसल हमारे बेटे श्लोक की संडे में ही छुट्टी होती है, कल वो भी आपसे मिल लेगा। मम्मी पापा ने उनसे कहा था कि अच्छा ठीक है, कल हम आपके यहाँ आ जाएंगे। वो लोग अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर देकर चले गए थे। उनकी तरफ से तो मैं उनको पसंद आ गई थी। अब मेरे मम्मी पापा को देखना था कि उन्हें लड़का पसंद आता है या नहीं। मैं अपनी बहनों के साथ घर में अकेली थी। अगले दिन मेरे मम्मी पापा लड़के से मिलने और उसके घर बार को देखने के लिए चले गए थे। मेरी सबसे छोटी वाली बहन कीर्ति मम्मी पापा के साथ जाना चाहती थी, मगर मम्मी ने उसे साथ ले जाने से मना कर दिया। 3 घंटे बाद जब मम्मी पापा वहां से वापस आए तो वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। मेरी सभी बहनें उनके इर्द गिर्द खड़ी हो गईं और पूछने लगी कि आपको लड़का कैसा लगा, आप लोग होने वाले जीजू की फोटो लेकर आए हैं या नहीं। पापा ने कहा कि हाँ बेटा, फोटो लेकर आए हैं। पापा ने इतनी ही देर में जेब से मोबाइल निकालकर मेरी बहनों के हाथ में दे दिया। वो आपस में लड़ने लगी कि पहले मैं देखूंगी, पहले मैं देखूंगी। इस तरह का शोर घर में गूंज उठा था। पापा ने कहा कि अच्छा एक एक करके फोटो देख लो, शोर मत करो। मैं तो एक तरफ खड़ी हुई थी और इन सब लोगों को हंगामा करते हुए देख रही थी। मम्मी पापा आपस में बातें कर रहे थे। मम्मी कह रही थी कि लड़का तो बहुत ही सुंदर है और उनका घर भी कितना अच्छा है। पापा कहने लगे कि हाँ, हमारी बेटी के तो भाग जाग गए, जो इतना अच्छा रिश्ता खुद हमारे घर चलकर आया है। उनको तो हमारी बेटी पसंद है। फोटो देखकर मेरी सभी बहनें कहने लगी, पापा लड़का बहुत अच्छा है, आपने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी या नहीं। पापा कहने लगे कि हाँ बेटा, लड़की की जॉब भी बहुत अच्छी है और वो सिर्फ 2 भाई बहन है। घर हमारे घर से भी बड़ा है और लड़का देखने में भी बहुत अच्छा है। मुझे तो सारी बातें परफेक्ट लगी। हमारी रेणुका वहाँ बहुत खुश रहेगी। पापा ने मुझे अपने पास बैठने के लिए बुलाया। मम्मी ने मेरे हाथ सहलाए और कहने लगी कि बेटा तुम भी एक बार फोटो देख लो और हमें बता दो कि तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है।
मैंने फोटो तो नहीं देखा था, मगर मम्मी पापा से कह दिया था कि जैसा आप लोग मेरे लिए बेहतर समझें। मेरी इस बात पर मम्मी पापा खुश हुए थे। मेरी बहनों ने मुझे लड़के का फोटो लाकर दिखा दिया था। लड़का मुझे भी पसंद आया था। इस तरह मेरा रिश्ता श्लोक के साथ पक्का हो गया था। 2-3 दिन के बाद शुक्ल अंकल अपनी पत्नी के साथ इस बार हमारे घर आए थे। ऐसा पहली बार हुआ था, क्योंकि उनकी पत्नी एक अमीर औरत थी जो हमारे यहाँ बिना किसी फंक्शन के नहीं आती थी। शुक्ल अंकल ही ज्यादातर हमारे घर अकेले आ जाया करते थे। इस बार उनकी पत्नी को इस तरह हम अपने घर आते हुए देखकर हैरान रह गए थे। सब लोग गेस्ट रूम में बैठे हुए थे। मैं और मेरी बहन संध्या किचन में नाश्ता बना रहे थे। संध्या कहने लगी कि दीदी, आज बड़ी हैरानी की बात है ना कि शुक्ला अंकल और आलेखा आंटी एक साथ हमारे यहाँ चाय पर आए हैं, वरना आलेखा आंटी तो हमारे घर तभी आती है जब हम उन्हें किसी फंक्शन में इनवाइट करते हैं। मैंने कहा, हाँ, उनका इस तरह से आना मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। शायद वो पापा की तबीयत देखने के लिए आई होंगी। मैं और संध्या गेस्ट रूम में नाश्ते की ट्रे लेकर पहुंच गए थे। हम दोनों ने नाश्ता लगा दिया था। आलेखा आंटी मुझे देखकर कहने लगी कि बेटा रेणुका, तुम कैसी हो? मैंने कहा कि आंटी मैं बहुत अच्छी हूँ। इतनी ही देर में मेरी मम्मी ने कहा कि भाभी जी, आप यहाँ आई, हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जी, आज तो मुझे यहाँ आना ही था। शुक्ला अंकल भी इस बात पर मुस्कुरा रहे थे। इतने में ही पापा ने शुक्ला अंकल और उनकी वाइफ को ये गुड न्यूज सुना दी कि हमने अपनी बेटी रेणुका का रिश्ता तय कर दिया है। ये बात सुनते ही जैसे उन दोनों पति पत्नी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट अचानक खत्म हो गई थी। आलेखा आंटी तो जैसे लगातार शुक्ला अंकल को घूर रही थी। वो लोग घबराने लगे और घबराते हुए शब्दों में शुक्ला अंकल ने पापा से कहा कि नवीन, मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं दुबई से जब वापस आऊंगा तो तुम्हें रेणुका के लिए रिश्ता बताऊंगा, मगर तुमने तो मेरी गैर मौजूदगी में ही बच्ची का रिश्ता तय कर दिया। पापा कहने लगे कि हाँ, ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, जिस रिश्ते के बारे में तुम बताना चाहते थे वो रिश्ता तुम किसी और को बता देना। वैसे भी अगर मैं अपने घर के लिए अपनी किसी बेटी के लिए तुम्हारे बताए रिश्ते पर गौर कर भी लूं तो पहले मैं रेणुका की ही शादी करना चाहता हूँ। उसके 6 महीने के बाद ही मैं अपनी दूसरी बेटी के लिए रिश्ता देखूंगा। न जाने क्यों आलेखा आंटी और शुक्ला अंकल के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई थी। थोड़ी देर वक्त गुजरने के बाद वो लोग हमारे घर से चले गए थे। फिर मेरे ससुराल वालों का फोन आया और उन्होंने कहा कि हम शादी 2 महीने के बाद ही करना चाहते हैं। पापा को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पापा तो चाहते ही यही थे और इस तरह मेरी शादी का दिन आ गया था। घर में चहल पहल थी। मैं लाल रंग के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। मेरे हाथों की मेहंदी खूब खिलकर आई थी। मैंने अपने हाथों पर श्लोक का नाम लिखवाया था। अब मैं श्लोक के लिए सपने देखने लगी थी। रिश्ता लगने के बाद श्लोक और मेरी ज्यादा बातचीत तो नहीं हुई थी। हाँ, मगर 2 बार हम दोनों ने एक दूसरे से बात की थी, जब मेरी बहनों ने जबरदस्ती मेरी बात श्लोक से करवा दी थी। वो भी मुझसे बात करने में बहुत शर्मा रहे थे। मेरे पापा ने मेरी शादी में अपने बजट के मुताबिक खर्च किया था और दहेज का भी इंतजाम कर दिया था। वैसे तो मेरे ससुराल वालों की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने अपने हिसाब से मेरे लिए जो कुछ हो सकता था वो सब किया था। जो कोई भी मेरे कमरे में आता मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। मैं बहुत खुश थी और साथ ही साथ दिल में एक अजीब तरह का दुख भी था, अपनी बहनों और अपने माता पिता से बिछड़ने का। मगर फिर मैंने सोचा कि श्लोक बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मेरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। मेरे माता पिता को भी कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरी बारात आने वाली थी और खुशी भी हो रही थी कि मैं अपने जिस दूल्हे के लिए तैयार हुई हूँ वो बारात लेकर मेरे द्वार पर आने ही वाला होगा। थोड़ी ही देर गुजरी कि चारों तरफ शोर मचने लगा कि बारात आ गई, बारात आ गई। बड़ी ही धूमधाम के साथ श्लोक अपने घर वालों के साथ और बारातियों के साथ बारात लेकर आए थे। मैं भी खिड़की से देख रही थी। वो दुल्हा बने हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। उन्होंने सफेद रंग की शेरवानी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरी सारी ही सहेलियों और मेरी बहनें बारात का स्वागत करने के लिए कमरे से निकलकर चली गई थी और मैं कमरे में अकेली रह गई थी। मैं सोच रही थी कि कब मुझे बुलाया जाए और मैं अपने पति के साथ मंडप में बैठूं, लेकिन काफी देर हो गई थी, अभी तक मुझे मंडप के लिए कोई बुला ही नहीं रहा था। कुछ देर गुजरी तो मेरी बहन कमरे के अंदर आई और मेरे बराबर में आकर बैठ गई। मैंने कहा, क्या हुआ? उसका चेहरा उदास था। मैं उससे बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बता रही थी।
फिर मेरी बहन ने कहा कि दीदी, आपके ससुराल वाले दहेज के साथ साथ 10 लाख रुपए कैश और 4 व्हीलर की डिमांड कर रहे हैं। ये बात सुनकर तो मैं चौंक गई थी। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? उसने कहा कि हाँ दीदी, बारात लाने के बाद जीजू के पापा और हमारे पापा के बीच यही बातचीत चल रही है। वो कह रहे हैं कि अभी शादी की रस्मों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती। मैंने कहा, मैं बाहर जाती हूँ और पापा से बात करती हूँ। मेरी बहन मुझे रोकने की कोशिश करने लगी, मगर मैं फिर भी नहीं रुकी। मैंने उसी समय अपना लहंगा उठाया और मैं पापा से बात करने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मुझे पापा की आवाज आई, देखिए समधी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इतनी जल्दी हम गाड़ी का इंतजाम और 10 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करेंगे? आपने ये बात हमें रिश्ता पक्का करते समय तो नहीं बताई थी कि आप इस तरह की भी डिमांड हमारे आगे रख सकते हैं, लेकिन अब अचानक आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने पहले ही आप लोगों के लिए शादी के प्रोग्राम में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी और दहेज भी अच्छी क्वालिटी का लिया है। तभी श्लोक के पापा गुस्सा होते हुए कहने लगे, अरे हमें तो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप तो सरकारी नौकरी किया करते थे, तो आपने अपनी बेटियों के लिए इतना जोड़कर नहीं रखा कि उन्हें अपनी नौकरी के हिसाब से दान दहेज दे सकें। हमें क्या पता था कि आप ये हमें मामूली सा सामान देना चाहते हो। हमें तो लगा था कि सारी जिंदगी आपने सरकारी नौकरी की है तो अपनी बेटियों को भी दहेज में कैश और 4 व्हीलर तो जरूर देंगे। अरे हम तो गाड़ी भी ज्यादा महंगी वाली नहीं मांग रहे। मेरे पापा ने उनसे कहा कि देखिए, इस समय हमारी इज्जत दांव पर लगी हुई है, प्लीज आप ऐसी बातें मत करिए। बच्चे एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। श्लोक के पिताजी ने कहा, हाँ तो शादी हो जाएगी, लेकिन शादी तभी होगी जब आप हमारी डिमांड पूरी करेंगे। इधर मैं इन लोगों की बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि आखिर क्या किया जाए। मैं अपने कमरे में आकर निराश होकर बैठ गई थी। फिर खुद से ही बातें करने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर चुप बैठने से भी तो कोई रास्ता नहीं निकलने वाला था। इतने में ही मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम जल्दी से जाकर कुछ भी करो और श्लोक को यहाँ कमरे में लेकर आओ, मुझे श्लोक से बात करनी है। मेरी बहनों ने कहा कि अच्छा दीदी, हम कुछ ना कुछ करते हैं और जीजू को यहाँ तक लेकर आते हैं, क्योंकि एक श्लोक ही थे जो इस समय इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। शायद वो अपनी फैमिली की इन दहेज के डिमांड्स के खिलाफ हों। मेरी बहनें बड़ी मुश्किल से श्लोक को मेरे कमरे में ले आई थी। श्लोक कहने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी में इमरजेंसी आ गई है जो तुमसे थोड़ी देर का वेट नहीं हो रहा? तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ? बताओ भी क्या हुआ, क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे तुम्हारी बहनें यहाँ जबरदस्ती लेकर आ गई हैं। मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे माफ करना। बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आपको अर्जेंटली बुलाना पड़ गया। श्लोक, आपके पापा मेरे पापा से कैश की और 4 व्हीलर की डिमांड कर रहे हैं, जबकि मेरे पापा दहेज का सारा सामान इकट्ठा कर चुके हैं। पहले तो तुम्हारी फैमिली ने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी और अब ये किस तरह का तमाशा हो रहा है? श्लोक कहने लगे, अरे इसमें परेशान होने वाली भी क्या बात है? आज के समय में ये सब कुछ नॉर्मल है। तुम्हें इस बात के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब बड़ों की बातें हैं, वो लोग आपस में ही सुलझा लेंगे, तुम परेशान मत हो। मैंने कहा, तो तुम्हें दहेज लेने से कोई एतराज नहीं है? वो कहने लगा कि नहीं, मुझे इस सब से क्यों एतराज होने लगा। आजकल तुम्हें पता नहीं कि दान दहेज बहुत चल रहा है। न देने वाले को एतराज है और न ही लेने वाले को। मैंने कहा, अगर देने वाले के पास देने के लिए बेटी के अलावा कुछ न हो तो? मेरी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। श्लोक कहने लगा, अरे बाबा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? रेणुका, मेरे पापा ने तो सिर्फ 4 व्हीलर और कैश की डिमांड की है, लेकिन तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले पिता अपनी बेटियों को कैश भी ढेर सारा देते हैं और गाड़ी भी महंगी वाली देते हैं और बहुत सारा जेवर भी देते हैं। श्लोक की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मेरी श्लोक से पहली मुलाकात थी और वो मुझसे इस तरह की बातें कर रहा था। मैंने कहा कि श्लोक, मैं ऐसी कंडीशन में शादी नहीं करना चाहती जहां मेरे पापा को दहेज के लिए मजबूर किया जाए। मेरी इस बात पर अचानक श्लोक घबरा गए और कहने लगे कि पागल लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों का रिश्ता खत्म करना चाहती हो? अरे मैं पापा को अभी जाकर समझाता हूँ कि वो इस बात को यहीं खत्म कर दें। तुम परेशान मत हो, अब तो तुम खुश हो ना? अच्छा, मैं जा रहा हूँ, सब लोग मुझे ही ढूंढ रहे होंगे कि ना जाने दुल्हा कहाँ चला गया। मैंने धीमी सी मुस्कान अपने होठों पर सजाई। ये सब कुछ मेरी बहन भी सुन रही थी। बाकी की बहनें मेरी बारात के स्वागत में लगी हुई थी। श्लोक वहां से जा चुके थे। मुझे तसल्ली हुई थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर मैं अपने पापा की इज्जत के बारे में सोच रही थी और सोच रही थी
कि अब ना जाने नीचे क्या हो रहा होगा। इतनी ही देर में मेरी छोटी वाली बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि दीदी, अब सब कुछ ठीक हो गया, थोड़ी ही देर में आपको नीचे बुलाया जाएगा। मैंने सुकून का सांस लिया। कुछ समय बाद वरमाला के लिए मेरी सहेलियां मुझे लेने के लिए आ गई थी। श्लोक ने मेरे लिए जो कुछ भी किया था, उससे मेरे दिल में श्लोक के लिए इज्जत बढ़ गई थी। मुझे मंडप में बिठा दिया गया था, लेकिन श्लोक वहां पर मौजूद नहीं थे। सब लोग कहने लगे कि दुल्हा कहाँ गया। इतने में ही श्लोक आ गए थे और उन्हें मेरे बराबर में बिठा दिया गया। मेरे मम्मी पापा के चेहरे पर मुझे एक अजीब सी उदासी नजर आ रही थी। मेरी शादी में शुक्ला अंकल और उनकी फैमिली भी आई हुई थी। उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया था। मेरे पति के चेहरे पर सेहरा था। खुशी खुशी मेरे फेरे हो गए थे और शादी की सारी रस्में भी हो गई थी। शादी अच्छे से संपन्न हुई थी। हम लोग खड़े होकर सबका आशीर्वाद लेने लगे। इतने में ही श्लोक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। श्लोक के पिता कहने लगे कि विदाई की रस्म अभी नहीं होगी। ये सुनकर वहां पर मौजूद सारे ही लोग शॉक्ड रह गए थे। मेरे पापा ने कहा कि समधी जी, ये आप क्या कह रहे हो, किसका इंतजार है। तभी श्लोक के पापा कहने लगे कि इंतजार तो किसी का नहीं है, बस आपकी बेटी हमारे घर नहीं जा सकती। आपने अभी तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की है। अपने बेटे की बात मानकर हमने ये फैसला किया था कि हम पहले बच्चों की शादी होने देते हैं, उसके बाद ही कैश और 4 व्हीलर की बात करेंगे। अब शादी तो हो चुकी है, लेकिन इससे आगे अब और कोई रस्म नहीं होगी जब तक आप हमारी डिमांड पूरी नहीं कर देते। श्लोक के पापा की ये बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। मेरे मम्मी पापा भी उनको हैरानी से देख रहे थे। पापा कहने लगे कि समधी जी, आप क्या कह रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि आपसे गलती हो गई, आपको गलतफहमी हो गई थी और आपने माफी मांगकर कहा था कि शादी की रस्मों को आगे बढ़ाया जाए, और अब आप बात को फिर से पलट रहे हो। श्लोक के पापा की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सब कुछ मैंने अपने बेटे के कहने पर किया, लेकिन अब आपकी बेटी हमारे घर तब तक नहीं जाएगी जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। मेरे पापा अपना दिल पकड़ने लगे। मम्मी और मेरी बहनें पापा को संभालने लगी। श्लोक ने अभी भी मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। शुक्ला अंकल ने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, एक पिता अपनी बेटी दे रहा है, ये तुम लोगों के लिए काफी नहीं है कि तुम्हें दहेज भी चाहिए। श्लोक के पापा ने शुक्ला अंकल से कहा, दहेज लेना कोई पाप नहीं है। अरे ये सब कुछ हम अपने लिए थोड़ी ना, इनकी ही बेटी के लिए तो मांग रहे हैं। शुक्ला अंकल कहने लगे कि शर्म आनी चाहिए तुम जैसे इंसान को इस तरह की बातें करते हुए। श्लोक के पापा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, क्या यहाँ हमारी इस तरह से बेइज्जती होगी। उन्होंने घूर कर श्लोक की तरफ देखा और श्लोक से कहा कि चलो बेटा, अब रेणुका तभी यहाँ से जाएगी जब ये अपने साथ हमारे घर हमारी मुंह मांगी रकम और 4 व्हीलर लेकर आएगी। उन्होंने फिर से अपने बेटे से कहा कि चलो बेटा श्लोक, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आती। मैंने जैसे ही श्लोक की तरफ देखा, श्लोक जैसे अपनी जगह पर जमकर खड़ा हुआ था। श्लोक के पिता ने चिल्लाकर कहा कि तुम्हें आवाज नहीं आ रही, छोड़ो इस लड़की का हाथ और यहाँ आओ। मगर श्लोक ने अपने पिता की एक न सुनी तो उसके पिता गुस्से से चलते हुए हमारे करीब आए और कहने लगे कि अभी से ही पत्नी का गुलाम बन गया। जब तक हमें पूरा दहेज नहीं मिल जाता तब तक हम इसे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। मगर श्लोक तो किसी तरह की कोई हरकत नहीं कर रहा था। ये सब देखकर उसके पिता को उस पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने झट से श्लोक का सेहरा जमीन पर फेंक दिया। इतने में वो अपने बेटे से कुछ कहने ही वाले थे। जैसे ही हमारी नजर दुल्हे के चेहरे पर पड़ी तो हम सब लोग हैरान रह गए थे। दुल्हे के कपड़ों में खड़ा वो इंसान जिसके साथ मेरी शादी हो चुकी थी और जिसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, वो श्लोक नहीं बल्कि आदि था। आदि, शुक्ला अंकल का बेटा। ये देखकर मैं हक्का बक्का सी रह गई थी, बल्कि वहां पर सारे ही लोग हैरान थे। अगर ये आदि है तो फिर श्लोक कहाँ है। ये सवाल श्लोक की माँ ने किया था कि मेरा बेटा कहाँ गया, ये किसके साथ इसकी शादी हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा था। इतनी ही देर में शुक्ला अंकल बोल पड़े। उन्होंने कहा कि तुम अपने बेटे को यहाँ से वापस ले जाना चाहते हो ना, तो पहले अपने बेटे को देख लो और उसके बाद आराम से यहाँ से वापस जा सकते हो। शुक्ला अंकल वहां से ना जाने कहाँ चले गए थे, लेकिन उसके बाद जब वो सबके सामने आए तो अपने साथ श्लोक को लेकर आए थे। श्लोक की हालत बहुत ही खराब थी। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, उसने सिर्फ अंडरवियर और बनियान ही पहना हुआ था। श्लोक के पिताजी चिल्लाकर कहने लगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और तुम अंदर क्या कर रहे थे, और वो भी इस हालत में। तभी श्लोक ने कहा कि पापा, हमें बेवकूफ बनाया गया है।
मैं तो बस वॉशरूम तक गया था, न जाने मैं कैसे बेहोश हो गया, और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को ऐसी हालत में कमरे में बंद पाया। श्लोक के पिताजी कहने लगे, ये क्या बदतमीजी है, ये सब क्यों और कैसे हुआ था? ये बात तो मेरे पिताजी भी नहीं जानते थे। शुक्ल अंकल कहने लगे कि मैं बताता हूँ ये सब कैसे हुआ। उन्होंने मेरी बहन दीप्ति से कहा कि बेटा आगे आओ और बताओ कि तुमने क्या सुना था। मेरी बहन दीप्ति कहने लगी कि जब बारात आई तो मैं बारात के सारे ही लोगों को पानी सर्व कर रही थी। जीजू को नहीं पता था कि मैं उनके पीछे ही खड़ी हुई हूँ। वो अपने दोस्तों के साथ आपस में बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि बस एक बार मेरी रेणुका के साथ शादी हो जाए, उसके बाद वो मेरी बैंक बैलेंस बन जाएगी। शादी के बाद मैं उससे जैसा कहूंगा वो वैसा ही करेगी। इतने में ही जीजू के एक दोस्त ने कहा कि यार ये लोग तो तुम्हें बड़ा सिंपल सा दहेज दे रहे हैं। जीजू ने कहा कि सिंपल दहेज नहीं, मैं यहाँ से बहुत सारा कैश और 4 व्हीलर गाड़ी लेकर निकलूंगा। उनके दोस्त ने कहा कि वो कैसे? तो वो कहने लगे, तुम्हें नहीं पता, एक पिता जब अपनी बेटी विदा करता है तो उसके लिए क्या कुछ नहीं करता। रेणुका के पिता को भी रेणुका को विदा करना होगा तो हमारी हर डिमांड को मानना होगा। मैं और मेरे पापा इन लोगों को इतना मजबूर कर देंगे कि इन्हें हमारी हर बात माननी पड़ेगी, और फिर सारी जिंदगी रेणुका मेरे इशारों पर नाचेगी। जैसा मैं कहूंगा वो वैसा करेगी और अपने पिता से मुझे हमेशा पैसे लाकर दिया करेगी। ये सारी बातें मैंने अपने कानों से सुन ली थी। मैं बहुत परेशान थी। तभी शुक्ल अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्यों इतनी परेशान हो? मेरी कुछ समझ नहीं आया। इधर मैं पापा को ये बात बताना चाहती थी तो पता चला कि पापा को तो पहले ही जीजू के पापा ने परेशान कर दिया। उन्होंने अपनी डिमांड सुन के आगे रख दी है, लेकिन मैं जीजू की हकीकत सब लोगों के सामने कैसे लेकर आऊं? ये पूरी बात मैंने शुक्ला अंकल को बता दी थी। पापा को बेइज्जती का डर था कि अगर उनकी बेटी की शादी ना हुई तो आज सारे लोगों के सामने हमारे पूरे परिवार की बहुत बेइज्जती होगी, और अगर शादी हो गई तो मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शुक्ल अंकल ने कहा कि तुम परेशान नहीं हो बेटा, तुम्हारी बहन की शादी भी होगी और तुम्हारी बहन इन दरिंदों के घर जाने से भी बच जाएगी, और इन लोगों की हकीकत भी सबके सामने आ जाएगी कि ये कितने लालची लोग हैं। इसलिए शुक्ल अंकल ने अपने बेटे को शादी के लिए कन्विंस किया और मैंने और अंकल ने मिलकर जीजू को बेहोश कर दिया। उसके बाद हमने उनको कमरे के अंदर बंद करके उनके कपड़े उतार लिए और वही कपड़े आदि भैया को पहना दिए, और इस तरह आदि भैया दुल्हा बनकर मंडप में बैठ गए और उनकी शादी मेरे दीदी के साथ हो गई और आप लोगों की हकीकत सबके सामने आ गई। ये सब जैसे ही मैंने सुना मैं एक गहरे सदमे से बाहर निकली थी। मुझे श्लोक पर बेहद गुस्सा आया। इधर आदि ने कहा कि रेणुका अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा पति हूँ। शुक्ल अंकल ने मेरे पापा की तरफ देखा और उनसे कहने लगे कि तुमसे तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। मैं अपने ही बेटे का रिश्ता तुम्हारे घर लाना चाहता था, मगर तुमने मेरे आने से पहले ही इन लालची लोगों में रेणुका का रिश्ता तय कर दिया। मैं चाहता था कि तुम्हारी कोई भी एक बेटी मेरे घर की बहू बन जाए, लेकिन सबसे ज्यादा ख्वाहिश मैंने रेणुका की ही की थी, मगर कभी मुझे तुमसे बात करने का सही समय नहीं मिला। मेरे मम्मी पापा रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए शुक्ल अंकल के करीब आए और उनसे कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरी बेटी की और मेरी इज्जत बचा ली। आलेखा आंटी कहने लगी, अरे भाई साहब, मैं उस दिन रेणुका का हाथ मांगने के लिए ही आपके घर आई थी। हमारा बेटा तो हमेशा हमारा कहना मानता है और हमें भी शुरू से ही आपकी बेटियां बहुत पसंद है। अभी ये सारी बातें हो ही रही थी, इतनी ही देर में श्लोक के पिताजी जोर से चिल्लाए और कहने लगे कि ये क्या हो रहा है? तुम लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया। इसका मतलब तुम्हारी बेटी का इस लड़के के साथ पहले से ही अफेयर चल रहा था, फिर भी हमारा तमाशा करने के लिए यहाँ तुमने हमें बुलाया। यही बात श्लोक ने भी दोहराई थी। इतने में ही आदि बोल पड़ा और कहने लगा कि खबरदार, अगर किसी ने मेरी पत्नी के बारे में कोई भी बात कही तो मैं उसकी जान ले लूंगा, और तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। अगर तुमने यहाँ रुकने में ज्यादा समय लगाया तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। श्लोक और उसके परिवार वाले डर चुके थे, इसलिए वो जल्द से जल्द वहां से रफा दफा हो गए और इस तरह मेरी शादी आदि के साथ हो गई। मेरी बहन ने हिम्मत दिखाई थी, जिसकी वजह से आज श्लोक और उसके परिवार की सच्चाई सबके सामने आ गई। शायद मेरी उसके साथ शादी हो जाती तो वो लोग सारी जिंदगी मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते। इस शादी से मेरे घर वाले बहुत खुश थे। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। आदि और उनके परिवार वाले मेरे साथ बहुत अच्छे थे। इस घर में मुझे बहुत खुश रखा जाता था। शुक्ल अंकल की वजह से
मेरे पिता की इज्जत भी बच गई थी और हम लोग एक बड़े नुकसान से भी बच गए थे। ससुराल में मुझे इतना प्यार मिला कि मुझे अपने मायके की ज्यादा याद नहीं आती थी। जब शादी के बाद मेरे पति को ये बात पता चली कि मुझे डॉक्टर बनने का शौक है, तो उन्होंने मेरी मदद की और मेरा डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा कर दिया। उन्होंने मुझे एक क्लिनिक खुलवा कर दे दिया। मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री तो पहले से ही थी और इस तरह मेरा सपना साकार हो चुका था। मेरे पति ने हर कदम पर मेरा साथ दिया था। वो मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। अब मैं रात को घर जाकर अपना क्लिनिक भी खोलती थी और सुबह के समय अस्पताल में भी नौकरी किया करती थी। एक दिन मेरे पास अस्पताल में एक ऐसा केस आया जो बड़ा ही खतरनाक था। एक 25 साल की लड़की जिसको बुरी तरह से जलाया गया था, इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था कि वो अस्पताल में गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी और मैं उसका इलाज कर रही थी। उसकी कंडीशन देखकर ये साबित हो चुका था कि ये पुलिस केस है। उसको अस्पताल में उसकी नंद लेकर आई थी। वो मासूम सी लड़की बहुत ही नाजुक दिल की थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने रोते हुए मुझे बताया कि ये मेरी भाभी हैं और उनके साथ ये सब कुछ मेरे माता पिता और मेरे भैया ने किया है। मैंने कहा कि तुम्हारी भाभी के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने पुलिस को ये बात नहीं बताई। वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि मेरे घर वाले इतने लालची भी हो सकते हैं कि मेरी भाभी की जान तक लेने पर उतर आएंगे। दरअसल मेरे परिवार वाले काफी समय से मेरी शादी नहीं कर रहे। उनका कहना है कि तुम्हारी शादी तभी होगी जब तुम्हारी भाभी दहेज में ढेर सारे पैसे, जेवर और महंगा सामान लेकर आएंगी। वही हम सब तुम्हें शादी में दे देंगे। इस तरह तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। मेरे पेरेंट्स मेरा रिश्ता भी नहीं लगाना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर पहले रिश्ता लग गया तो फिर लड़के वाले शादी की जिद करेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले मेरे भैया की शादी करवाई। मेरे भैया की इससे पहले भी एक बार शादी टूट चुकी है क्योंकि मेरे घर वाले लालची लोग हैं। दहेज लेना ही उनका मकसद है। जब भाभी शादी करके हमारे घर में आई थी तब उनके घर वालों से उन्होंने मुंहमांगी कीमत वसूल की थी, लेकिन अब भाभी की ना तो माँ जिंदा है और ना ही पिता। मेरे माता पिता और भैया भाभी से कहते हैं कि अपने भाइयों से जाकर पैसे लाया करो। भाभी काफी समय से सब लोगों की बातें मान रही हैं, मगर वो कब तक अपने मायके जाकर पैसे ला सकती हैं। आज जब भाभी ने अपने मायके से पैसे लाने से इनकार कर दिया तो मेरी मम्मी ने भैया के साथ मिलकर भाभी पर केरोसिन डाल दिया और उनको जला दिया। वो तो मैं मौके पर पहुंच गई और मैंने जल्दी से अपनी भाभी को बचा लिया और जल्द ही उन्हें यहाँ अस्पताल ले आई। लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि ये केस पुलिस केस बन जाए। मैं पुलिस को अपने परिवार वालों के खिलाफ बयान दूंगी। लड़की की कंडीशन सच में बहुत खराब थी। मैंने उसका इलाज किया। उसके शरीर का 60% हिस्सा जल चुका था। जब वो होश में आ गई तो पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। पुलिस उसका बयान लेना चाहती थी। पुलिस के साथ साथ मैं भी लड़की के साथ रूम में ही थी। जब उसे होश आया तो उसने अपना बयान दिया। उसने कहा कि 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे ससुराल वालों ने दहेज में पूरे 20 लाख रुपए मांगे थे। मेरे माता पिता ने जैसे तैसे कर्ज उठाकर उनकी मांग पूरी कर दी थी, लेकिन इस सब से भी उनका पेट नहीं भरा तो शादी के बाद ये लोग कोई ना कोई बहाना करते और कहते कि मुझे मायके से पैसे लाकर देने हैं। मैं पैसे लाकर नहीं देती तो मुझे मारने पीटने लगते। मेरे पैसे ना लाने का अंजाम मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने ये कर दिया। लड़की अपने बयान दे चुकी थी। उसके ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका था और उनको हिरासत में भी ले लिया गया था। मगर जब मैंने इस लड़की के ससुराल वालों को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि ये लोग तो कोई और नहीं बल्कि श्लोक की माँ और श्लोक के पिताजी थे। इसका मतलब यही था कि श्लोक से मेरी शादी टूट चुकी थी। उसके बाद श्लोक ने सीमा नाम की इस लड़की के साथ शादी कर ली और फिर इसके साथ वही सब कुछ किया जो एक वक्त पहले ये लोग मेरे साथ करना चाहते थे। पुलिस इस केस को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहती थी। एक तरफ सीमा भी अपने बयान दे चुकी थी और श्लोक की बहन ने भी अपने भाई, माँ और पिता के खिलाफ बयान दे दिए थे। लेकिन अब मैं भी ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। इसलिए मैंने पुलिस को बता दिया कि 2 साल पहले इन लोगों ने मेरे घर आकर भी कुछ ऐसा ही हंगामा किया था और ये मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। मगर इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो इन्होंने बारात वापस ले जाने का इरादा कर लिया था। पुलिस को भी मैंने वो सब कुछ बता दिया था जो मेरे साथ 2 साल पहले हुआ था। सीमा का केस इतना ज्यादा मजबूत हो चुका था कि उन तीनों को हिरासत में ले लिया गया। वो लोग अपनी बेटी को भी बेटी नहीं समझते थे, अपनी बेटी को कहीं लेकर नहीं जाते थे, उसको घर में बंद करके रखते थे और हमेशा उसे यही तसल्ली दिया करते थे कि जब तुम्हारी भाभी आ जाएगी
और वो जो दहेज लेकर आएगी वही दहेज तुम्हें दिया जाएगा। आखिर ऐसे घटिया लोग इस दुनिया में क्यों मौजूद हैं? ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है जो ना तो अपनी बेटी को बेटी समझते हैं और ना ही दूसरे की बेटी को कुछ समझते हैं। ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कानून ने इन लोगों को कड़ी सजा दी थी। सीमा के भाई और भाभी ने भी उसका बहुत साथ दिया था। वो लोग अपने साथ सीमा को वापस ले गए थे, लेकिन मैं सीमा की मदद करना चाहती थी। मैंने सीमा को ऑफर दिया कि वो मेरे अस्पताल में नर्स की नौकरी कर सकती है। सीमा का इलाज भी मैंने मुफ्त में किया था। मैं उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। अपने ससुराल वालों की हिंसा सहते सहते वो काफी टूट चुकी थी, लेकिन मैंने उसको हिम्मत दी और आज वो मेरे अस्पताल में नौकरी कर रही है। श्लोक और उसके माता पिता जेल में अपनी सजा भुगत रहे हैं और अपने किए पर पछता रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।